हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मदरहुड जर्नी विद शोभा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर नियति पटेल दानी। वेलकम मैम टू द न्यू एपिसोड अगेन। हाय फ्रेंड्स। अब जैसे कि बात चल रही है इनफर्टिलिटी, तो एक्चुअली में इनफर्टिलिटी होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है। हमारे टर्म्स में ऐसा बोलते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग चालू किया है तो उसके 1 ईयर तक जब नेचुरली कंसीव नहीं होता है उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बट इन सो फास्ट सिचुएशंस और वी कैन से सच अ टाइम जब किसी के पास टाइम नहीं है किसी चीज के लिए, तो उस केस में कोई 1 साल तक वेट नहीं करता है इनफर्टिलिटी के लिए। इसके लिए जैसे ही आप प्लानिंग करते हो 2-3 मंथ्स और मैक्स 6 मंथ्स आपने ट्राई किया और प्रेगनेंसी नहीं रुकी, देन यू कम फॉर अ चेकअप और यू कम टू अ डॉक्टर कि ये प्रॉब्लम है तो अब क्या करे करके, राइट। सो पहले तो इनफर्टिलिटी क्यों होता है वो हम लोग बात करेंगे। अभी इनफर्टिलिटी क्यों होता है, द मोस्ट कॉमन रीजन जो ये है वो है सबसे पहला एज फैक्टर। पहले के जमाने में जब आप देखेंगे हमारे पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने का आइडियल एज वो लोग है ना 20s में ही गिन लेते थे, हार्डली 25 तक वो लोग जाता था, राइट। अब के एज में वुमेन आर करियर ओरिएंटेड, तो इसके लिए पहले ये होता है शादी हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, करियर थोड़ा सा वेल एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद विल प्लान द प्रेगनेंसी। तो ये सब करते करते 30s में वी रीच बाय दैट टाइम, राइट। सो ऑलमोस्ट जब मेरे पास ये चीज के लिए पेशेंट आते हैं तो 50% ऑफ माई पेशेंट्स आर नियरिंग 30 या तो 30 क्रॉस कर चुके होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आइडियली द एज टू कंसीव इज इन योर 20s। मतलब 22-23 से लेके 28-29 में अगर आप कंसीव कर लेते हैं योर फर्स्ट प्रेगनेंसी तो दैट वुड बी गुड। क्योंकि आफ्टर 30 प्रेगनेंसी कंसीव में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरा प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में बीपी, डायबिटीज, थायराइड ये सब आना चांसेस बढ़ जाते हैं। कंजेनाइटल एनोमली मतलब बच्चे में खोड़ खापन जो हम लोग बोलते हैं वो आने के चांसेस और ये सब बढ़ जाते हैं, इसलिए दिस वुड बी द आइडियल एज फॉर कंसीविंग। और अब ऐसा है कि अब आजकल के बच्चे भी इतना हाइपर और एक्टिव होते हैं ना कि उन लोगों के पीछे वी हैव टू रन। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे अपनी भी थोड़ी एनर्जी लेवल थोड़ी सी कम होती जाती है, तो दैट इज द एज फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो बहुत कॉमन है वो है इमर्जिंग पीसीओएस प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स। आजकल मेरे 10 पेशेंट्स जो होते हैं ओपीडी में ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो 4 पेशेंट्स मेरे पीसीओएस वाले होते हैं। तो यस, पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, बिकॉज उन केसेस में कब ओव्यूलेशन होगा वो डिफाइंड नहीं रहता है। इसके लिए वो जो इम्पोर्टेंट पीरियड है उस टाइम में अगर उन लोगों ने कंसीव नहीं कर लिया तो फिर वो पूरा मंथ उनका वेस्ट जाता है। तो सेकेंड पॉइंट इज पीसीओएस। थर्ड इज द लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले की लाइफ जो थी उसमें फूड हैबिट्स भी डिफरेंट थी, एक्सरसाइज भी डिफरेंट थी। अभी ऐसा है कि जब वर्किंग वुमन होती है ना तो मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप वहां से लेके पूरे दिन भाग दौड़ रहती है, फटाफट घर का थोड़ा सा ये सब सेटल डाउन करके ऑफिस पहुंचना है, वहां लेट ना हो जाए, ऑफिस आवर्स होते हैं, उसके बाद आके वापस से घर का मैनेज करना है। इन सब में उन लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता होता है। अलॉन्ग विद दैट जंक फूड और वो जो हमारे हैबिट्स हो गए हैं खाने के कि भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये सब चलो सुबह के टाइम पे तो हम लोग खा लेते हैं, बट इवनिंग में हम लोग प्रॉपरली हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसा होता है पिज्जा करना है, पास्ता खाना है, बाहर से ये ऑर्डर कर लिया वो ऑर्डर कर लिया, ब्रेड्स खाते हैं। तो इस सब के कारण इवन अपना न्यूट्रिटिव वैल्यू भी सफर करता है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस भी आ गए। फोर्थ पॉइंट इज योर हैबिट्स। आजकल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, हुक्कास और ये सब भी बढ़ गया है, तो इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट योर ओवरीज एंड द काउंट, एग काउंट और ये सब उसके कारण सफर करता है। एंड द अदर मेन पॉइंट इज स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस अभी बहुत होता है
मेनली वर्क रिलेटेड से ज्यादा होता है। तो एक स्ट्रेस फैक्टर है, उसके कारण भी ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी पेशेंट्स ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। यस। तो दिस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस। यस। तो मैम ने बहुत सारे इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज हैं वो कवर किए हैं, और फीमेल पर्सपेक्टिव से जैसे कि हमने ये बात की कि ये यस सारी चीजें, यस। तो मेल पर्सपेक्टिव में भी सेम हाँ चीजें ही यस, मेल पर्सपेक्टिव में सबसे कॉमन चीज जो होती है वो होता है अभी हैबिट्स। यस। मेल में एज रिलेटेड वाला फैक्टर थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू ओके। फीमेल, बट हैबिट्स आ जाती है जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ऐसे करके। दूसरा होता है कि कभी कभी इवन मेल हैव दैट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल इश्यूज। फिर जो हॉट सोना, बाथ और ये सब जो हैबिट्स होती हैं उनको कि ये सब पसंद है, तो उसके कारण भी स्पर्म काउंट और उसमें डिफर होता है। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस भी उनके उसमें कॉमन रहेगा। राइट राइट। तो मैम ने बताया जैसे कि क्या क्या कॉजेज मेल फीमेल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो चीजें हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए उस हिसाब से, और क्यों ये प्रमाण बढ़ता जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स उन्होंने कवर किए। तो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। मैम से पूछेंगे कि यदि जो कपल्स इस फेज से गुजर रहे हैं और उन्हें मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा, एक प्रेशर रहता है कि नहीं अब ये एज जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, कैसे कंसीव करेंगे, क्या होगा, तो उसको आप कैसे मतलब हैंडल करने का या क्या सजेशंस देते हैं, कैसे टैकल करे वो कपल, उसके लिए मतलब आपका क्या सजेशंस रहता है? सी ऑफ कोर्स अगर प्रेगनेंसी कंसीव का आप ट्राई कर रहे हो और कंसीव नहीं हुई है तो मेंटली आप डिस्टर्ब होने लगते ही हो। फिर क्या होता है कि आप इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, इसके कारण स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये साइकिल में कंसीव, उसके कारण स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो ब्रेन में से होते हैं। स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अब अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो वापस से पीरियड साइकिल पे वो इफेक्ट करेगा और फिर कंसीव होने में और प्रॉब्लम होगा। तो इट इज अ विशियस सर्कल कि वो चलता ही रहेगा। तो पहले तो मैं पेशेंट्स को पहले काउंसलिंग करती हूँ कि फर्स्ट यू बी रिलैक्स्ड। प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आपको थोड़ा सा मेंटली भी स्टेबल होना पड़ेगा कि बिकॉज वी हैव ऑप्शंस, वी हैव मेनी गुड ऑप्शंस जिससे आप कंसीव कर लोगे। तो उसके कारण आप स्ट्रेस अगर कम लोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको रिजल्ट मिलेगा है। दूसरा मैं बोलूंगी वो पेशेंट्स को कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन पे फोकस करिए। मेडिटेशन से स्ट्रेस रिलीफ होगा तो उससे उनको बेनिफिट रहेगा। एंड अलोंग विद दैट इवन पार्टनर जो होता है वो थोड़ा सा काउंसलिंग कर दे, पेरेंट्स थोड़ा सा काउंसलिंग कर दे कि भाई ठीक है ये मंथ नहीं हुआ, इट्स ओके, नेक्स्ट मंथ रह जाएगा करके। तो ऐसा थोड़ा सा काउंसलिंग उनको फैमिली साइड से भी थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा हम लोगों में बोलते हैं हूफ मिलनी चाहिए। तो वो उसके कारण वो ये सब रहेगा तो पेशेंट को बेनिफिट रहता है। राइट राइट। तो जैसे ये टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट भी है, और इस टॉपिक को लेकर कहीं ना कहीं एक टैबू जैसा भी रहता है कि हाँ इनफर्टिलिटी है या बेबी नहीं हो रहे तो फीमेल पर्सपेक्टिव को ज्यादा देखा जाता है कि हाँ फीमेल इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, या बॉडी वो चेकअप्स एंड ऑल सारा फीमेल पर्सपेक्टिव ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो सामाजिक पहलुओं को हम देखें तो महिलाओं पर अक्सर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है कि हाँ चेकअप कराओ, इनफर्टिलिटी का रीजन है तो इसके आगे क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेल पर्सपेक्टिव से भी हमें ये चीज देखना चाहिए। तो उसके लिए मतलब क्या आप सजेशंस देंगे, और क्या जागरूकता आनी चाहिए कि मतलब सोसाइटी में भी, फैमिली में भी और कपल्स में भी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, उसको किस हिसाब से हमें टैकल करना है, तो उसके लिए आप क्या मतलब सजेशंस देंगे? ये बात इनकी परफेक्टली सही है कि जब भी ऐसा आता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो सबसे पहला फोकस जाता है फीमेल पर ही कि भाई तू जाना डॉक्टर को दिखा ले, अभी तक तेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है। कोई भी ऐसे मेल पार्टनर को नहीं बोलता है कि तू भी एक बार चेकअप करवा लेना, सबसे पहले फीमेल पर ही ये पॉइंट आके रुक जाता है करके, राइट। सो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि कभी ऐसा इश्यू आपको हो रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही, आप ट्राई कर रहे हो तब भी, तो एज अ पार्टनर दोनों को ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि 50-50% है, ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ मदर के उससे बन रहा है। 50-50 कंट्रीब्यूशन दोनों का है, मदर और फादर का, राइट।
तो इसके लिए जब भी पेशेंट आते हैं तो मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने हस्बैंड के साथ आइए, और क्योंकि वो आएंगे तो कुछ बात ऐसी होती है कि मैं दोनों को बिठा के पूछ सकती हूँ, कुछ उन दोनों को समझा सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होती है, फीमेल्स अलोंग विद दैट पेरेंट्स आते हैं, उनकी मदर इन लॉ या उनकी मदर के साथ आती है। फिर कुछ चीजों के लिए इवन दे बिकम कॉन्शियस कि मदर या मदर इन लॉ के सामने हम ये बात भी नहीं कर सकते हैं करके, राइट। तो पहले वो दोनों दोनों पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। अब जैसे वो आते हैं तो सबसे पहले कि दे शुड फील फ्री कि उनको जो भी कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है उसके कारण, क्योंकि कुछ आइडियाज उन लोगों को भी नहीं होते कि अच्छा दिस इज नेसेसरी, ये पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हम लोगों को करना चाहिए करके। तो सबसे पहले तो मैं उसके रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग देती हूँ। दूसरा, मैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करती हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को तो ऐसा पता ही नहीं होता है कि विच इज द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ योर पीरियड्स, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है करके। तो वो सब पूरा मैं गाइडेंस देती हूँ कि कैसे प्रेगनेंसी और ये कंसीव होता है, क्या करना होता है। फिर कम्स चेकअप। तो चेकअप में हम लोग फीमेल का हम लोग चेकअप करते हैं, तो रूटीन चेकअप हम लोग करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी लाइफस्टाइल्स पूछते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं वो पूछते हैं, और फिर अगर जरूरत लगती है तो सोनोग्राफी भी करके देख लेते हैं, राइट। अब जब आता है मेल पार्टनर पे तो हिस्ट्री हम लोग मेल पार्टनर की ले लेते हैं, और फिर अगर मेल रिलेटेड कुछ ऐसा लगता है तो उनके रिपोर्ट्स हम एडवाइस करके देते हैं, और उनका चेकअप विल एडवाइस कि एक बार यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अगर वो चेकअप करवा ले उनके ऑर्गन्स का तो वो बेटर रहता है करके, राइट। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक पार्ट कि कैसे इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस करना है। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस अकॉर्डिंगली वी कैन गो फर्दर फॉर द ट्रीटमेंट, राइट। सो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग, लाइक इतने सालों से कि रेशियो कैसा रहा है मेल और फीमेल का, मतलब बैलेंस है या बढ़ता जा रहा है, या फीमेल का रेशियो बढ़ रहा है या मेल का रेशियो बढ़ रहा है? सी अभी हम लोग जब देखते हैं तो अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अराउंड 60 to 65% केसेस में फीमेल रिलेटेड कॉजेस हम लोग ज्यादा देखते हैं, और 35% जितना हम लोग मेल फैक्टर्स देखते होते हैं। पर इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, सिर्फ फीमेल में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं 10 to 20% केसेस में कि दोनों में फैक्टर्स हैं ऐसा कि जिसके कारण नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगी कि जब जिसका जो फैक्टर है उसको पहले हम लोग ट्रीट करें। जैसे अगर फीमेल प्रॉब्लम है तो पहले वो फैक्टर हम लोग ट्रीट करें, फिर हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाए। या तो मेल फैक्टर है तो फिर फालतू में फीमेल को आप ट्रीटमेंट देते जाओ, उसको मेडिसिन देते जाओ, और प्रॉब्लम मेल में है तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। तो पहले उसका वो ट्रीट करे एंड देन वी गो फॉर ट्रीटमेंट आगे जाके, राइट। सो आप जैसे कि अभी जेन जी वो चल रहा है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर, क्योंकि आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक, या जितना रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज बहुत ज्यादा वास्ट होती जा रही है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? सबसे पहले तो मैं उनको ऐसा बोलना चाहूंगी कि एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर रूटीन। सो आपको ये रूटीन में हर रोज एक्सरसाइज के लिए आपको इनकलकेट करना ही पड़ेगा आपका ये रूटीन, राइट। दूसरा है फूड हैबिट, जैसे मैंने बोला। ऑफ कोर्स हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, चेंजिंग जमाना है, वैसे ही हम लोग उनको नहीं बांध सकते कि नहीं हर रोज आपको खिचड़ी भाखरी ये सब ये खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो लोग बाहर का तो खाएंगे, बट अभी का जनरेशन ऐसा भी है कि उसमें हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसे पहले के जमाने में पिज्जा तो मतलब मैदे का ही बनता था, अब वो मल्टीग्रेन बेस मिलता है, ग्लूटेन फ्री मिलता है, सब चीजें। इवन पास्ता में हम लोग देखते हैं कि सूजी के पास्ता भी बनते हैं, ये वो है। तो यू कैन हैव अ कॉम्बो ऑफ फ्यूजन ऑफ हेल्दी थिंग। तो आपको खाना है थोड़ा सा जंक टाइप ऑफ फूड बट इन अ हेल्दी वे, तो आप वैसे थोड़ा सा खाने में थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस लाओ। और मैं वो सजेस्ट करूंगी कि ऑफ कोर्स जितना बन सके उतना अल्कोहल, स्मोकिंग और वो अवॉइड करो तो बेटर है। और कभी कभार इवन अगर आपको करना है तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर ओकेशनल थिंग्स, नॉट डेली हैबिट्स। सो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट क्या क्या है, मतलब क्या डायग्नोसिस है, और स्पेशली हमारे नैस्टिक हॉस्पिटल्स में इस चीज को कैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो इसको
इनफर्टिलिटी की पहले तो जैसे मैंने बोला हम लोग डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस के लिए मेरे पास यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन है जिसमें काफी सारी जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं वो हम लोग उसमें डायग्नोस कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ हुआ तो वी कैन ऑपरेट एंड वी कैन डू दैट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिप है जिसको मसा बोलते हैं, वो अंदर यूट्रस में है तो उसके कारण नहीं कंसीव हो रहा है, तो वैसे ऑपरेटिव पार्ट भी थोड़ा सा होता है, तो वो ऑपरेट करके वी कैन रिमूव दैट एंड देन वी कैन प्लांट। कभी कभी ऐसा होता है कि चॉकलेट सिस्ट है, ये दूसरी और चीजें है, पीसीओएस है, तो ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। दूसरा आता है कि जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है ना वो स्टेप वाइज जाती हूँ, कि अगर पेशेंट मेरे पास आया तो फर्स्ट मैं काउंसलिंग करूंगी, उनको इंपॉर्टेंट डेज समझाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं इंपॉर्टेंट डेज पता पता ही नहीं है करके। और ये सब समझा के एंड अलोंग विद दैट जो हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव के टाइम पे जो हम लोग प्री काउंसिल ये मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन मैं उनको प्रिस्क्राइब करके दूंगी। वो मेडिसिन स्टार्ट करने के साथ साथ वो लोग को मैं ये डेज समझाऊंगी। वैसे मैं बोलूंगी 2-3 मंथ्स यू ट्राई लाइक दिस, तो अराउंड 70% केसेस में तो उसी से ट्रीटमेंट हो जाता है। यस। उसके बाद दूसरा सेकेंड स्टेप आता है कि ओव्यूलेशन स्टडी। तो हम लोग ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डेज वी कैन सी सोनोग्राफिकली देख के बता सकते हैं कि दिस आर योर इंपॉर्टेंट डेज, और वैसे हम लोग करेंगे। उसके बाद वाला जो स्टेप आता है वो आता है ट्यूब टेस्टिंग, कि ट्यूब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे ओव्यूलेशन होगा, ट्यूब में जाएगा एग, तब वहां पे स्पर्म्स आएंगे, दोनों चीजें ट्यूब में मिलती है और बच्चा बनता है, और फिर आके यूट्रस में चिपकता है बच्चा। तो अगर आपकी ट्यूब में ही ब्लॉकेज होगा तो दोनों चीजें नहीं मिल सकती है, तो ट्यूब टेस्टिंग होता है। उसके लिए भी वी हैव डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैब करके एक प्रोसीजर होती है, जिसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी से हम लोग अंदर से यूट्रस भी चेक करते हैं पूरा, ऊपर से भी हम लोग अम्बिलिकस से एक छोटा सा होल डाल के हम लोग अंदर डालेंगे कैमरा, और हम लोग देखेंगे एंड देन डाई नीचे से पुश करके विल सी के ट्यूब्स दोनों ओपन है कि नहीं। अगर ट्यूब्स दोनों ओपन है तो वी कैन गो विद दिस ट्रीटमेंट, और अगर ट्यूब्स ब्लॉक है दोनों तो फिर वी हैव ओनली आईवीएफ इज द ऑप्शन। अगर वन ट्यूब इज ओपन अदर इज क्लोज, ब्लॉक्ड है दूसरी, तो जिस साइड की ट्यूब ओपन है उस साइड, जब उस साइड से ओव्यूलेशन होगा तो वो मंथ में वो लोग प्लान कर सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप विच वी गो फॉर। थर्ड स्टेप होता है आईयूआई। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल में ऐसे फैक्टर्स है जो यूट्रस का जो सर्वाइकल पार्ट जो हम लोग बोलते हैं मुख, जो यूट्रस का ओपनिंग पार्ट है, वहां पे ऐसे एंटीबॉडीज होती है जो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस केस में आईयूआई हेल्प करती है। तो हम लोग आईयूआई में हम ऐसा करते हैं कि वे जो सीमेन सैंपल है पेशेंट का वो हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज एन ओपीडी प्रोसीजर, एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं है। तो इवन मेल जब फैक्टर होता है कि काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो इस केस में आईयूआई हमको हेल्प करता है। तो आईयूआई ऑप्शन हम लोग जा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है लास्ट इज द आईवीएफ ऑप्शन। आईवीएफ ऑप्शन में हम लोग जब पेशेंट को भेजते हैं तो उसके लिए भी वी हैव क्राइटेरियाज कि कुछ पेशेंट्स को एग डोनर की जरूरत है तो वो देना पड़ेगा, कुछ पेशेंट्स को स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, ज्यादा हार्मोन्स या ज्यादा स्टिमुलेशन देने की जरूरत है क्या है। इवन जैसे हम लोगों ने बोला कि एग हम लोग यूज करते हैं डोनर एग, वैसे ही हम लोग कुछ केसेस में जिसको जीरो स्पर्म काउंट है मेल में, तो उनमें भी हम लोग स्पर्म डोनर यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज हम लोग को, यस, गवर्नमेंट हैज गिवन स्ट्रिक्ट लॉज फॉर दिस थिंग। तो वो फॉलो करके वो हम लोग कर सकते हैं। एंड द अदर ऑप्शन इज सरोगेसी लास्ट, कि अगर मदर का वुम्ब इज नॉट सफिशिएंट टू नर्चर अ बेबी, तो उस केस में हम लोग फिर सरोगेसी पे भी जा सकते हैं। उसके भी स्ट्रिक्ट लॉज है जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। तो दैट इज द लास्ट थिंग विच वी कैन गो। बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आज का मेडिकल साइंस इतना अच्छा है कि मोस्टली 90% केसेस में तो कोई ना कोई फॉर्म या कोई ना कोई स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट से जाके कंसीव हो ही जाता है। तो रेस्ट अश्योर्ड कि आपको अगर नेचुरली नहीं हुआ तो ये वे में हो जाएगा, बट ये आपका ही बच्चा है। लोगों को क्या है कि आईवीएफ जाने में भी एक मिथ आता है कि भाई ये हमारा बच्चा नहीं है करके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल का एग काउंट बहुत लो है, तो उस केस में ये लोग डोनर एग में हम लोग जब एडवाइस करते हैं कि आपको डोनर एग से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यू कैन गो फॉर दैट डोनर एग। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर एग में डोनर का ले लूंगी तो वो मेरा बच्चा कहाँ से हुआ करके। बट ऐसा नहीं है, भले एग
दूसरे का आया है, पर वूम्ब तो आपका होगा ना। अगर आईवीएफ करवा रहे हो तो वूम्ब आपका है, तो ऑफ कोर्स आप नर्चर कर रहे हो, आप खाना खिला रहे हो, आप जो खाओगे वो न्यूट्रिशन बच्चे को मिलने वाला है, आप जो सोचोगे बच्चा वो सोचने वाला है, आपके नजरिए से बच्चा दुनिया देखने वाला है, तो ऑफ कोर्स ये आपका ही बच्चा है। तो ये चीज एक मैं आपको ये पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी कि जब ये डोनर की बात आती है ना कि मेल में लेना है या तो फीमेल का लेना है, तो ऐसा आता है मिथ कि भाई ये लेना है तो ये मेरा बच्चा कहाँ से हुआ करके। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग के लिए जा रहे हो और ये ऑप्शन तक अगर आपको जाना पड़ रहा है, तो आपका ओपन माइंडेडनेस होना ही चाहिए। यस ऑफ कोर्स जरूरी है। फिर कभी कभी आपके बैक ऑफ द माइंड में ये बात रह गई, बच्चा आने के बाद आपको ये कभी उसको फील नहीं करवा सकते हो कि भाई तू मेरा तो नहीं है बच्चा करके, तो दैट इज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। तो अगर आपको ऐसा माइंडसेट है तो पहले प्रॉपर काउंसलिंग लो, यू बी 100% श्योर कि हाँ रेडी हो, दिस इज माई चाइल्ड ओनली, तभी यू गो फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड आई होप कि मैम ने इनफर्टिलिटी को लेकर हम सभी को जो डाउट्स है, बहुत सारे डाउट्स ऐसे क्लियर किए हैं, जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, और हमें और हमारे जैसे आने वाली जनरेशन है और हमारी ये जनरेशन है जो अभी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, उन सभी के लिए बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और भी देयर आर मैनी थिंग्स। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके रिलेटिव्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मदरहुड जर्नी विद शोभा के अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।